नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ऑन में। मैं एनके सिंह आप सभी लोगों का हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करूंगा कि आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई का कार्य सुचारू रूप से चल रहा होगा और कहीं से किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आ रही होगी। एनसीईआरटी क्लास 7 को हम कवर कर रहे थे चैप्टर बाय चैप्टर, और आज जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत आता है और वो है मृदा यानी कि सॉइल। आप सभी ने ये बेहतर प्रकार से देखा होगा, जब आपने प्रश्न पत्र के पन्नों को पलटा होगा तो निश्चित रूप से आपको कई ढेर सारे ऐसे सवाल मिले होंगे जो इस चैप्टर से ताल्लुक रखते होंगे। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि कपास को किस मृदा में उगाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमस क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि मृदा कितने प्रकार की होती हैं। उन तमाम प्रकार के सवालों का जवाब आज इस चैप्टर में दिया जाएगा। मैंने आप सभी लोगों से बताया था कि एनसीईआरटी की जो क्लास की टाइमिंग है वो पूरी तरीके से बदल दिया गया है। अब वो टाइम जो 5 बजे था, अब डेली आपकी क्लास 6 बजे होगी। तो 6 बजे के अनुरूप ही आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं और डेली अब इसी टाइम पर मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तो प्रयास ये करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग 6 बजे लाइव आ जाया करिए, क्योंकि जब आप रहते हैं तो पढ़ाने का आनंद कुछ दूसरे प्रकार से हो जाता है। ऊर्जा एनर्जी दोगुने लेवल पे चली जाती है। तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों को आना चाहिए, ठीक है। आइए बिना किसी भूमिका के सीधे टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। जी अमित यादव जी, कुमारी रिंकी दीक्षित जी, अनिल तिवारी, विनय अभिनव मिश्रा जी भी डेली रहते हैं, विजेंद्र कुमार, सृष्टि यादव, पूजा, नीलम सिंह, बहुत ढेर सारे लोग हैं। सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग है। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। अब ध्यान से एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं, ध्यान से एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। पहले मैं हमेशा ये कहता हूं कि एनसीईआरटी का जो पहला पैराग्राफ होता है उसको ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि वो एक भूमिका तैयार करता है। इस चैप्टर की क्या भूमिका है कि मृदा यानी कि मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर उन्हें जल और पोषक पदार्थों को क्या करता है, आपूर्ति करता है। और यह अनेक जीवों का आवास भी है, यानी कि मिट्टी में बहुत ढेर सारे जीव जो होते हैं वो रहते भी हैं, सरवाइव भी करते हैं। कृषि के लिए आप सभी ये जानते हैं बिना मृदा के कृषि हो ही नहीं सकती है। तो कुल मिलाकर के जैसे जीवन जीने के लिए हम भोजन को इंपॉर्टेंस देते हैं, हवा को इंपॉर्टेंस देते हैं, पानी को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे लिए मृदा भी है। बिना मिट्टी के न तो कोई प्लांट सरवाइव कर सकता है और ना ही कोई एनिमल सरवाइव कर सकता है। तो कुल मिलाकर के कहना यह है कि यह भी जीवन की मूलभूत जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों में मृदा भी एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट के रूप में पाया जाता है। तो आज की इस क्लास में हम पूरा का पूरा मृदा का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मृदा है क्या, मृदा के प्रकार क्या होते हैं, ये परिच्छेदिका शब्द जो आप सुनते होंगे इसका मतलब क्या होता है, इन सारे प्रश्नों का आपको जवाब मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, या फिर हम दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं कि मृदा में क्या क्या पाया जाता है। अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मृदा में क्या क्या पाया जाता है, इसके लिए आपको करना है एक छोटी सी एक्टिविटी, एक छोटा सा आपको करना है क्या, क्रियाकलाप जिसको हिंदी में कहते हैं। आराम से जाओ और अपने खेत में से क्या करो, मिट्टी को उठा करके लेके आओ और एक ग्लास में डाल दो। जब आप ग्लास में डालते हो तो आपको यहां पर दिखाया गया इस चित्र में कि जब ग्लास में पानी इसमें भरा हुआ है, जब इसमें आप मिट्टी डालते हैं तो इस पानी को ध्यान पूर्वक देखिए। तो जब आप इस पानी को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आप पाएंगे कि पानी के ऊपर कुछ प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स के टुकड़े या पत्तियां आपको दिखाई देंगी। ये जो हिस्सा होता है इसको हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ह्यूमस। बेसिकली मृदा का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो पौधों को पोषण प्रदान करता है,
जो पौधों को क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। इत्मीनान से हम समझेंगे ह्यूमस क्या होता है। अभी बस इतना समझने की कोशिश करिएगा कि ये पानी में जब मिट्टी को आपने घोला तो ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है, जिसमें जीव जंतु हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं या एनिमल के अवशेष हो सकते हैं, इसको ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस याद रख लेना, ये पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। जल तो पाया ही जाएगा, इसके अलावा मृतिका यानी कि छोटे छोटे कंकड़ भी पाए जा सकते हैं, बालू भी पाया जा सकता है, बजरी भी पाया जा सकता है। तो मृदा को जब आप देखते हैं, मिट्टी को जब आप देखते हैं, तो मृदा में ये सारे के सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर आप इसको याद रखेंगे कि मृदा के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अब यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक मैं महत्वपूर्ण चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और ध्यान से पहले इसको समझिए कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। एकदम मैं प्राइमरी लेवल से चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। पहले मैं इसको समझा दूं, उसके पश्चात मैं एक एक करके वन बाय वन चीजों पर आता हूं। देखिए, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले एक संरचना होती है, इस संरचना को हम कहते हैं चट्टान। ध्यान से समझिएगा, कहानी अब यहां से प्रारंभ होती है। चट्टान, जिसको आप रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉक। चट्टान है। मिट्टी क्या है? मिट्टी प्रारंभ में, शुरुआत में क्या थी? चट्टान थी। अब चट्टान के साथ में ऐसा क्या होता है कि वो मिट्टी में तब्दील हो जाती है। तो यहां पर देखिएगा, चट्टान का होता है अपक्षय। क्यों अपक्षय होता है और कैसे अपक्षय होता है, इसको समझने की प्रयास करिएगा। इस चट्टान पर टेम्परेचर यानी कि सूर्य का ताप आएगा, जिससे यह चट्टान क्या होगा? गर्म होगा। फिर बरसात भी होगी, यानी कि वर्षा भी होगी। तापमान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ क्या होगा? वर्षा भी होगी, वर्षा भी होगी। ठीक है। इसके बाद जलवाष्प की भी भूमिका होगी, जलवाष्प की भी भूमिका होगी। इसके अलावा हवा यानी कि एयर, ये सभी मिलकर के क्या करेंगे? ये सभी मिलकर के चट्टान को घिसेंगे, चट्टान को तोड़ेंगे, चट्टान को अलग करेंगे। और इसी चट्टान को घिसने, अलग करने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, इसी को विज्ञान में क्या कहते हैं? इसी को विज्ञान में कहते हैं इरोजन, या इसी को कहते हैं अपक्षय। इसी को हम क्या कहते हैं? अपक्षय। चट्टान का अपक्षय हुआ, और जब चट्टान का अपक्षय हुआ, चट्टान छोटे 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 टुकड़ों में क्या हो गया? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया? टूट गया। ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, इसी छोटे टुकड़ों की जो संरचना है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं मृदा। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं सॉइल। तो चट्टान से सॉइल बनने की प्रक्रिया पहले समझो अच्छे तरीके से। चट्टान का जब अपक्षय होता है, क्यों अपक्षय होगा, कैसे अपक्षय होगा? आप बताओगे तापमान की वजह से, वर्षा की वजह से, जलवाष्प की वजह से, हवा की वजह से, तूफान, ये सारी चीजें जब चलती रहती हैं तो धीरे धीरे उसका इरोजन होता है, धीरे धीरे उसका अपक्षय होता है, वो धीरे धीरे टूटने लगता है। और जब वो टूटने लगता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम मृदा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं सॉइल कहते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को पहले समझो। इस मृदा में है क्या क्या? इस मृदा में है क्या क्या? अगर पूछेंगे सॉइल में है क्या क्या, मृदा के कौन कौन कंपोनेंट हैं, तो आपने ये पढ़ लिया है। अब यही बात आपसे एनसीईआरटी पूछेगा और यहीं से सवाल बनेगा। अगर मृदा बन गई, अगर मिट्टी बन गई, तो मिट्टी में है क्या, या मिट्टी के कंपोजिशन में क्या क्या है, तो सबसे नंबर 1 पर इसको स्थान देंगे कि इसमें ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है? मैंने आपको बताया कि ह्यूमस वह संरचना होगी मिट्टी में जो किसी भी प्लांट को पोषण प्रदान करेगी। अगर यही ह्यूमस समाप्त हो गया तो ऐसी मिट्टी बंजर हो गई, और ऐसी मिट्टी में किसी भी प्लांट का सर्वाइवल तय नहीं हो सकता है। अगर कोई प्लांट सरवाइव करना चाहता है तो ऐसी मिट्टी में ह्यूमस का होना अत्यंत आवश्यक है। केवल मिट्टी में क्या ह्यूमस ही होता है? नहीं, इस मिट्टी में प्लांट्स भी पाए जाते हैं। जब कोई भी जीव जंतु
प्लांट के साथ में याद रखना एनिमल भी पाए जाते हैं, जंतु भी पाए जाते हैं। जब कोई प्लांट या किसी भी प्लांट की जो पत्तियां हैं जब उड़ करके इसी मिट्टी में मिल जाती हैं तो उसके भी अवशेष होते हैं, और जब कोई जंतु मरता है तो उसके भी अवशेष उसी मिट्टी में होते हैं। कहते हैं मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल गया, तो मिट्टी में मिल गया है, तो यानी कि ये शरीर भी क्या है, मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिलेगा। और याद रखना इसी में बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, अभी मैं इस पर आऊंगा। इसी में केचुआ भी होता है, केचुआ है ना, अर्थवर्म, अभी मैं इस पे आऊंगा। ये मिट्टी के बहुत महत्वपूर्ण, मैं इसका नाम क्यों बता रहा हूं सर, आपने एनिमल लिख दिया उसी में बोल दीजिए बैक्टीरिया है, केचुआ है। मैं इस वजह से दोनों को अलग किया हूं क्योंकि ये दोनों आपकी मिट्टी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इस बात को याद रख लेना कि ये सारे के सारे कंपोजिशन होते हैं किसके, मृदा के, मिट्टी के। ये बात आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम बताते हैं कि ये मिट्टी की परिच्छेदिका जो होती है, या मिट्टी की जो परिच्छेदिका होती है, या जो होराइजन होता है, वो होराइजन क्या होता है, एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। होराइजन क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। अब यहां पर क्या दिया गया है कि मिट्टी जो होती है उसकी होराइजन को हम समझने की कोशिश करते हैं। होराइजन क्या होता है, परिच्छेदिका। परिच्छेदिका को ही इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम होराइजन के नाम से संबोधित करते हैं। होराइजन क्या होता है सर, अब आराम से इसको समझो, इत्मीनान से समझो। आपने कभी मेड़ को कटते हुए देखा है? मिट्टी अगर कहीं भी कटा हुआ है तो मिट्टी को अगर काट दो, काटते चले जाओ, तो मिट्टी में 3 लेयर या फिर बेसिकली 4 लेयर पाई जाती हैं, 4 सतह पाई जाती हैं। एक जो लेयर होता है इसको हम कहते हैं ए लेयर या ए होराइजन इसको कहते हैं। एक लेयर होता है जिसको हम बी होराइजन कहते हैं, और एक होता है सी होराइजन, और एक होता है आधार सेल, सॉलिड सेल इसे कहते हैं। तो एक होता है आधार सेल। अब ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। आपने जरूर मिट्टी को कटते हुए देखा होगा, या तालाब जब जो है गहराई में खोदा जाता है तो आपने जेसीबी को उसको खोदते हुए आप देखिए तो आप पाएंगे कि इसी प्रकार की कुछ संरचना आपको दिखाई देगी। ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर मिट्टी जब कटेगा तो आपको इसी प्रकार से कुछ संरचना दिखाई देगी। हाँ, अरे भाई मोटिवेशनल जी, भाई दिमाग डिस्ट्रैक्ट ना करो, ठीक है, अभी पढ़ाई कर लो। मैं बार बार कहता हूं कि मुझे कम ही लोग चाहिए, रोज चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो निश्चित रूप से परिणाम देने वाले हैं, जो रिजल्ट देने वाले हैं, उनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। तो प्लीज ऐसे लोग हमसे कनेक्ट होइए जो सफल होकर के आए और ये कहें कि एनके सर ने हमारे लिए बहुत मेहनत किया है, वही हमारा शुल्क है। इन सारी चीजों को बकवास मत करिए यहां पे इस क्लास में, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हमने कहा कि जब आप मिट्टी को काटते हैं तो मिट्टी में कितने लेयर बने, 4, ए होराइजन, बी होराइजन, सी और कौन सा, आधार सेल। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब इनकी अलग अलग विशेषता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मिट्टी की किस लेयर में या मिट्टी के किस होराइजन में प्लांट्स पाए जाते हैं, पौधे उगते हैं, तो आप कहेंगे कि ये जो ए होराइजन होता है इसी में क्या होते हैं, ये प्लांट उगे होते हैं, यानी कि ये प्लांट पाए जाते हैं। इन अलग अलग होराइजन की अलग अलग विशेषता होती है। मैं एक एक करके बात कर रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जब मिट्टी की अनुप्रस्थ काट करेंगे, मिट्टी की अनुप्रस्थ काट करेंगे तो सबसे पहले कौन सा होराइजन आएगा, ए। ये कौन सा हो गया, ये होराइजन ए हो गया, होराइजन ए, ये होराइजन ए। दूसरा जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं होराइजन बी। इत्मीनान से समझते चलिएगा। परिच्छेदिका, परिच्छेदिका बी कहेंगे। और तीसरे नंबर पे कौन आता है, तीसरे नंबर पे आता है होराइजन सी। आपसे इन्हीं से सवाल पूछा जाता है, होराइजन सी की क्या विशेषता होती है।
और चौथे नंबर पे आता है बेस, यानी कि आधार शैल, जहां से मिट्टी का निर्माण होना शुरू हुआ, मिट्टी का निर्माण होना शुरू हुआ। वन बाय वन एक एक करके मैं बात करना प्रारंभ करता हूं। ये जो होराइजन ए होता है, सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्लांट इसी सतह पर पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, इसी सतह पर पाए जाते हैं। अभी मैं सारी बातों को मैं दिखाऊंगा जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। दूसरी बात, इसी होराइजन में ह्यूमस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ह्यूमस सर्वाधिक मात्रा में, ह्यूमस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मिट्टी की कौन सी लेयर सर्वाधिक उर्वर होती है, सर्वाधिक ह्यूमस किसमें पाया जाता है, तो यही मिट्टी की जो होराइजन ए होती है, यही जो सबसे ऊपरी परत होती है। याद रखना, यही मिट्टी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, सर्वाधिक पोषण पौधों को प्रदान करने का कार्य यही करता है। तीसरी बात याद रखना, ये जो होती है ये सरंध्र होती है। सरंध्र, सरंध्र का मतलब क्या होता है? सरंध्र का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी कि ये मिट्टी जो होती है भुरभुरी होती है और ऑक्सीजन बहुत अच्छे तरीके से इसमें पाया जाता है। और जब ऑक्सीजन पाया जाएगा तो इसका मतलब इसमें जीव जंतु भी पाए जाएंगे। यानी कि जो आप बात करते हो, क्या आप बात करते हो केचुआ की, है ना, आप बात करते हो केचुआ की, और आप बात करते हो बैक्टीरिया की, आप बात करते हो बैक्टीरिया की, ये कहां पे पाए जाते हैं? ये होराइजन ए में पाए जाते हैं। ये क्या होता है? ये होराइजन ए में पाए जाते हैं। तो इस बात को आपको खूब अच्छे तरीके से समझ लेना है कि प्लांट इसी सतह पर पाए जाते हैं, ह्यूमस सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, सरंध्र होता है ऑक्सीजन, और केचुआ और बैक्टीरिया भी होराइजन ए में पाए जाते हैं। चलिए एक एक करके मैं समझाते चलता हूं, एक एक करके आपको मैं पढ़ाते भी चलता हूं कि क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, मृदा की सबसे ऊपरी परत को देखते हैं, उसके नीचे वाली परतों को नहीं। यदि हम हाल ही में खोदी गई, यहां पे देश का बहुत ढेर सारी चीजें लिखी गई हैं, मैं आपको यहां पे आता हूं सीधे कि सबसे ऊपर वाली जो संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है, क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों, यानी कि ह्यूमस जो होता है इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ह्यूमस जो होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है और पौधों को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदु होता है, मुलायम होता है, सरंध्र होता है और अधिक जल धारण करने वाला होता है। तीनों बातें याद रखना, मुलायम होगा और ऑक्सीजन भी पाया जाएगा और अधिक जल को धारण करता है। यह याद रखना, इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं, यानी कि इसे ए होराइजन कहते हैं। तो ए होराइजन के विषय में आपने खूब अच्छे तरीके से समझ लिया, आपने पढ़ लिया कि ए होराइजन की क्या विशेषता होती है। प्लांट इसी में पाए जाएंगे, ह्यूमस सर्वाधिक मात्रा में होता है, ऑक्सीजन इसी में सर्वाधिक मात्रा में होता है, और जल धारण करने की क्षमता, जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है? होराइजन में होती है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। यही सवाल आपकी परीक्षा में सर्वाधिक बार पूछा गया है। अब यहां पे समझो, यहां पर अब आते हैं होराइजन बी पे। ये जो होता है, ये जो होता है, ये अपेक्षाकृत क्या होगा? अपेक्षाकृत अगर पूछा जाए तो इसमें अपेक्षाकृत क्या होता है? ह्यूमस की मात्रा कम, अपेक्षाकृत ह्यूमस की कमी होती है, यानी कि इसमें ह्यूमस कम पाया जाएगा। क्यों कम पाया जाएगा? ठीक है, होराइजन क्या होता है? होराइजन का मतलब हमने बताया ना भाई, परिच्छेदिका इसको हिंदी में कहते हैं, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट। ठीक है, जैसे ये मान लो कोई मिट्टी है, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी है, तो इसका जो प्रथम लेयर है, सतह है, इसी को होराइजन कहते हैं, इसी को संस्तर कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझो पुनीत जी, हमें लगता है आप समझ में आ गया होगा। अब अपेक्षाकृत ह्यूमस की कमी होती है, याद रखना, इसमें ऑक्सीजन की भी कमी होगी, और याद रख लेना ये अपेक्षाकृत, इसके जो आकार हैं कण के, ये इसकी अपेक्षा थोड़े से बड़े होंगे। और यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो है सवाल पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि खनिज मिट्टी के किस संस्तर में पाए जाते हैं? मिट्टी के किस संस्तर में, या मिट्टी के किस सतह में, या मिट्टी के किस होराइजन में खनिज पाए जाते हैं, मिनरल पाए जाते हैं? तो आप बोलेंगे होराइजन बी में। आइए एनसीईआरटी को देखते हैं।
आइए एनसीईआरटी को देखते हैं। एक एक चीजों को मैं आपको पढ़ाते भी चल रहा हूं ताकि आपकी सारी की सारी चीजें क्लियर होते चलें। ठीक है, सारी की सारी चीजें क्लियर होती चले। ठीक है, लिखा गया है कि शीर्ष मृदा से नीचे की परत ह्यूमस कम होती है लेकिन खनिज अधिक होते हैं। समझ में आ गया आपको? यही तो मैं आपसे कह रहा था। शीर्ष मृदा यानी कि होराइजन ए और सेकेंड नंबर पे जो होराइजन बी आता है या परिच्छेदिका बी आती है, उसमें खनिज सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। वही चीज इसने लिखा है, शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होता है लेकिन खनिज क्या होता है? अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक संघत यानी कि घनी होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम विसंस्थित स्थिति या मध्य परत कहते हैं। आपको खूब अच्छे तरीके से हमें लगता है समझ में आ रहा होगा। अब तीसरे नंबर पे आता है सी। याद रखना सी। ठीक है, यहां पर बस एक बात याद रखना, सी जो होता है, सी के विषय में बहुत खास आपसे नहीं पूछा जाता है। बस याद रखना, इसमें जो मिट्टी पाई जाती है वो छोटे छोटे कणों के रूप में पाई जाती है। इसमें जो मिट्टी पाई जाती है वो छोटे छोटे कणों के रूप में पाई जाती है ना। छोटे छोटे चट्टान पाए जाते हैं, छोटे छोटे चट्टान इसी में पाए जाते हैं। छोटे छोटे जो चट्टान होते हैं इसी होराइजन सी में पाए जाते हैं। क्यों छोटे छोटे चट्टान इसी में पाए जाते हैं? देखो, सबसे आधार सेल, हमने कहा ना चट्टान होगा तो चट्टान जब जो है टूटेगा तो सबसे छोटे छोटे कणों में, फिर और ये टूटेगा तो होराइजन बी में, और जब ये टूटेगा तो होराइजन ए में ये कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो ये आधार जो होता है, आधार सेल, इसी को हम बेसिकली क्या कह सकते हैं? इसी को हम चट्टान कह सकते हैं, जहां से किसी भी मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई। कभी मिट्टी को गहराई में खोदिए तो आपको सबसे पहले होराइजन ए मिलेगा जहां पे प्लांट पाया जाता है, और गहराई में जाएंगे तो होराइजन बी मिलेगा, और गहराई में जाएंगे तो होराइजन सी। और इस जब आधार सेल पर जाएंगे ना तो आपका फावड़ा काम नहीं करेगा। याद रखना है, क्योंकि ये चट्टानी मृदा होती है, ये आपसे कटेगी नहीं फिर। ठीक है, तो यहां पर याद रखना, आधार सेल तक हम बेसिकली पहुंचते नहीं हैं। बड़े बड़े जो खादान होते हैं, कोयले के खादान होते हैं, वहां तक यहां पे आधार सेल तक पहुंचा जाता है। तो ये बात आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। बोलो एक बार कमेंट्स करके हमको बताइए, ये पूरी कहानी समझ में आ गया? ये पूरी कहानी समझ में आ गया कि लेयर वो ए, लेयर 2, लेयर सी और आधार सेल क्या होता है? आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया। लेयर ए में देखिए लिखा गया है कि इसी में कृंतक, छछूंदर और अन्य जीव जो होते हैं पाए जाते हैं। छोटे पौधों की जड़ें भी इसी में पाई जाती हैं, जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। आशा करूंगा आधार सेल के नीचे कुछ नहीं है, जलमंडल है। विजेंद्र यादव जी, जलमंडल है। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा कि मृदा जो होती है, मृदा की अनुप्रस्थ काट करेंगे तो अनुप्रस्थ काट करने पर तीन लेयर मिलेंगी, ए, बी और सी, और चौथा जो सबसे नीचे है उसको हम आधार सेल कहते हैं। आधार सेल चट्टानी होती है। चट्टानी जब टूटते हैं तो होराइजन सी का निर्माण करते हैं, थोड़ा सा और छोटा होता है तो होराइजन बी, और सबसे उर्वर जहां पर प्लांट्स पाए जाते हैं, जहां पे प्लांट्स उगते हैं, जहां पर जीव जंतु पाए जाते हैं, और जो सर्वाधिक उर्वर होता है, इसको हम होराइजन ए के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, मोटाई अभिनव मिश्रा जी अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। अब आते हैं नेक्स्ट, मृदा के प्रकार। मृदा कितने प्रकार के होते हैं उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको यह पढ़ाया कि मृदा क्या होती है। तो हमने कहा चट्टान का जब अपक्षय होता है तो मृदा बनती है। फिर मैंने आपको बताया कि मृदा की मोटाई के आधार पर 4 होराइजन पाए जाते हैं, वो सारी चीजें समझाएं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मृदा के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल कितने होते हैं। यहां पे बेसिकली 3 प्रकार की मृदाओं के विषय में बताया गया है। ठीक है सर, पेड़ों की जड़ किस होराइजन में पाई जाती है? कनिका अग्रवाल जी, अगर कोई छोटा पौधा है तो वो हमेशा और हमेशा होराइजन ए में ही पाया जाएगा। आप इस चित्र को देखिए, चित्र में आपको समझ में आएगा, यही तो यहाँ पे दिखाया गया। छोटे पौधों की जड़ें जो होती हैं इसी होराइजन ए में पाई जाती हैं। अगर बहुत बड़ा पौधा होगा तो भले ही होराइजन बी में चला जाए, नहीं तो याद रखना ये हमेशा और हमेशा जो पौधों की जड़ें होती हैं वो होराइजन ए में ही पाई जाती हैं, ए में ही पाई जाती हैं।
ये इतनी बातें आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक चीज समझिए, पहले मृदा के प्रकार को पहले खूब अच्छे तरीके से समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, सैलों के अपक्षय से पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू, चिकनी मिट्टी जिसको क्ले कहते हैं, सम्मिलित होते हैं। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल सैल पर निर्भर करता है जिसमें उसके कण बने होते हैं। सैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण ही क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। ठीक है। जीवाणु, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको अंडरलाइन करेंगे। जीवाणु, बैक्टीरिया, पादप मूल और केचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। यही पीछे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। क्रस्ट मेंटल कोर क्या होता है पुनीत जी, वो मैं अलग बात करूंगा भाई। मैं पृथ्वी की संरचना नहीं बता रहा हूं, आप लोग अंतर समझिए, इसीलिए मैं कहता हूं एनसीईआरटी पढ़ो। यहां पे मैं सॉइल बता रहा हूं, मिट्टी बता रहा हूं। यहां पृथ्वी की संरचना नहीं बता रहा जिसमें मैं अर्थ क्रस्ट या मेंटल या कोर पर बात कर रहा हूं। पृथ्वी के 3 लेयर होते हैं, ये मिट्टी के लेयर हैं, मिट्टी के लेयर हैं। ध्यान दो अब यहां पे, समझो इस बात को। अब यहां पे मैं कह रहा हूं कि जीवाणु भी मिट्टी का, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से मृदा के आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। 100 में से 95% लोग बैक्टीरिया को गलत उत्तर मानेंगे, लेकिन याद रखना यह मृदा का आवश्यक घटक होता है, पहली चीज। दूसरी बात याद रख लेना, ये पादप मूल क्या होते हैं, जरा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, इस वजह से मैं इसको अलग कर रहा हूं। एक शब्द है जिसको बोलते हैं पादप मूल। पादप मूल, ये पादप मूल 2 शब्दों से मिलकर बना है। पादप का मतलब प्लांट और मूल का मतलब होता है जड़। यानी कि ऐसा कोई जीव जो पौधों की जड़ों के साथ में ताल्लुक रखता हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है, जैसे ये मान लीजिए क्या है ये, जैसे ये कोई प्लांट है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये एडवांस लेवल पे आपसे सवाल पूछा जाता है। अब ये प्लांट है, अब ये इसकी क्या है, ये इसकी जड़ें हैं। ये प्लांट की क्या है, ये प्लांट की क्या है, जड़ें हैं। प्लांट की क्या है, ये प्लांट की जड़ें हैं। अब मेरी बात को ध्यान समझना। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो इन प्लांट की जड़ों के साथ में अटैच्ड रहते हैं। प्लांट की जड़ों के साथ में क्या रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। और ऐसे जीवों को ही हम क्या कहते हैं, ऐसे जीवों को ही विज्ञान की भाषा में पादप मूल कहा जाता है। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, मैं क्लियर कर दूंगा। देखो ध्यान से मेरी बात समझना। पादप मूल में एक एग्जांपल जो आपसे बहुत बार सवाल में पूछा जाता है, और वो है माइकोराइजा। उसका नाम क्या है, माइकोराइजा। माइकोराइजा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट नहीं करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा, क्योंकि सीटेट की परीक्षा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा, दोनों की परीक्षाओं में यह सवाल पूछा गया है कि माइकोराइजा क्या होता है। तो माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा एक प्रकार का कवक है। माइकोराइजा एक प्रकार का कवक है, और कवक को ही क्या कहते हैं, फफूद कहते हैं। फफूद कहते हैं, फफूद कहते हैं, इंग्लिश में इसको फंगस कहते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का कवक है या एक प्रकार का फफूद है। कौन, माइकोराइजा। इस माइकोराइजा की क्या विशेषता है, इस माइकोराइजा की विशेषता ये है कि ये बड़े बड़े प्लांटों की जड़ों के साथ में रहता है। क्यों भाई रहता है, समझो। ये कवक है, और कवक जो होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो ये भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिंदा तो रहना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं, समझो मेरी बात को। वही आप लोगों के दिमाग में नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ लियो हो, राइजोबियम पढ़ लियो हो, वो दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। समझो मेरी बात को। इसके पास में क्लोरोफिल नहीं होता है, और क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है, और प्रकाश संश्लेषण नहीं करने की वजह से भोजन नहीं बना पाता है। अब भोजन नहीं है तो जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत है। अब जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत है, तो ये कहां से जुड़ जाता है, ये पौधों की जड़ों से जुड़ जाता है। पौधे जो कुछ भी भोजन बनाते हैं वो इसको भेजते रहते हैं, इसको भेजते रहते हैं, इसको भेजते रहते हैं, और ये जिंदा रहता है। तो क्या बदले में ये कुछ नहीं करता है, ऐसा नहीं है, स्वार्थी नहीं है।
ये बदले में क्या करता है, ये बदले में मिनरल्स और जल वाटर को क्या करता है, पौधों को भेजता है। और जब दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो ऐसे ही संबंध को सहजीवी संबंध कहा जाता है। ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी संबंध में दोनों लाभ की स्थिति में होते हैं। जैसे आपने लाइकेन का उदाहरण पढ़ा है ना, कि लाइकेन शैवाल और कवक का एक सहजीवी उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार से माइकोराइजा भी होता है। माइकोराइजा का भी यही कार्य होता है। ठीक इसी प्रकार से माइकोराइजा भी करता है, ये पौधों की जड़ों के साथ में संलग्न होता है और ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसी वजह से माइकोराइजा, याद रख लेना, एक सहजीवी संबंध बनाता है पौधों की जड़ों के साथ में। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम पादप मूल कहते हैं। यानी कि ऐसा प्लांट जो कि मूल यानी कि जड़ों के साथ में संलग्न है, उसे हम पादप मूल कहते हैं। सभी लोग एक बार बताने का प्रयास करें, यह समझ में आया कि नहीं समझ में आया। कमेंट्स करके बताइए, ये पादप मूल आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये पादप मूल आपको समझ में आ गया होगा। राइजोबियम क्या है, राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन की आपूर्ति करने में सहायक होता है। वो अलग कॉन्सेप्ट है बाबू, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। दोनों में अंतर को जरूर स्पष्ट रखो, ठीक है। चलिए अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अच्छा, केचुआ मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, ये आप पढ़ चुके हो। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। किसान का मित्र क्यों कहते हैं, ये अभी ध्यान देना, अभी मैं आगे फिर आऊंगा केचुए पे। किसान का मित्र क्यों कहते हैं, क्योंकि केचुए जो होता है वो मिट्टी को क्या करता है, बार बार ऊपर लेकर के आता है और उसमें वायु यानी कि ऑक्सीजन को घुलनशील बनाता है, जिससे प्लांट बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। साथ ही साथ केचुए से निकलने वाले एक्सक्रीटरी पदार्थ भी एक प्रकार के ह्यूमस का निर्माण करते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, मैं बता रहा था मृदा के प्रकार, ठीक है। तो मृदा जो होती है ना बाबू, वो बेसिकली कणों के आधार पर, इसको भी मैं फिर से स्लाइड पे चल रहा हूं, फिर मैं समझाऊंगा। मेरी आदत है ना एनसीईआरटी को जैसे मैं ट्रांसलेट करता हूं, है ना, एनसीईआरटी को मैं ट्रांसलेट करता हूं। बेसिकली एनसीईआरटी जो कह रहा है बिटवीन द लाइंस में जाकर के चीजों को लेकर के आता हूं जो आपके बहुत काम के लायक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना और बहुत आसानी के साथ में आप समझ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक मिट्टी होती है, इस मिट्टी का नाम क्या होता है, इस मिट्टी का नाम होता है बलुई मिट्टी। एक मिट्टी है जिसको हम क्या कहते हैं, बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं, बलुई मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सैंडी सॉइल। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, सैंडी। मैं दोनों प्रयास कर रहा हूं कि दोनों आपको मैं समझा पाऊं। बलुई मिट्टी का आकार क्या होता है, इसका आकार बड़ा होता है। इसके कणों का आकार क्या होता है, कणों का आकार क्या होता है, कणों का आकार बड़ा होता है। किसका, बलुई मिट्टी का। कभी आप बालू को लीजिए हाथ में, इनके कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। एक मिट्टी ये हो गई। तो बलुई मिट्टी का सबसे प्रारंभिक लक्षण क्या हो गया, इसके आकार क्या होते हैं, बड़े होते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 समझिएगा, एक मिट्टी होती है जिसको हम कहते हैं चिकनी मिट्टी। एक मिट्टी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, चिकनी मिट्टी। चिकनी या इसी को एक और नाम से जानते हैं, मृडमय। मृडमय या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्ले। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्ले। क्ले का आकार या चिकनी मिट्टी का आकार या मृडमय का आकार इसके अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटा होता है। इसके अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटा होता है। इसके अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटा होता है। इसके अपेक्षाकृत हो गया छोटा, तो इसका आकार बड़ा, इसका आकार छोटा, ठीक है। यह बात आपको समझ में आ गया। अब तीसरी बात समझिए, जब इन दोनों मिट्टी को मिलाया जाता है, इन दोनों मिट्टी को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। समझ लो, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं आपको। जब दोनों को मिलाया जाता है तो एक ऐसी मिट्टी मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं दोमट मिट्टी। इसको हम क्या कहते हैं, दोमट मिट्टी, या फिर इसको बोलते हैं लोमी सॉइल।
इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लोमी सॉइल। इसको हम क्या कहते हैं बाबू, इसको हम कहते हैं लोमी सॉइल। ठीक है, लोमी सॉइल। मट क्यों दो मट है, क्योंकि दो, कौन कौन सी दो, एक बलुई एक चिकनी, ये दो मिट्टियों का समूह है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, दोमट कहते हैं। दोमट को दोमट क्यों कहते हैं, आज शायद बहुत ढेर सारे लोग क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि इसमें दो मिट्टियां हैं, दो मृदाएं हैं, और वो कौन कौन सी हैं, वो हैं एक सैंडी एक क्ले। यानी कि इसमें क्या होता है, कुछ बड़े आकार की भी मिट्टियां हैं, कुछ छोटे आकार की भी हैं, कुछ छोटे भी आकार की हैं। तो जो दोमट मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी याद रखना, इसमें बड़े और छोटे दोनों प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अभिषेक राज जी या आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है बाबू कि बिल्कुल मैं क्लास 7th की एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, मुझको उसी के अकॉर्डिंग बात करने दीजिए जो क्लास 7th में दिया गया है। ठीक है, मैं बिल्कुल भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता हूं। ये समझ में आ गया। तो पहले नंबर पे मिट्टी कौन सी है, आपको क्लास 7th में कौन सी एनसीईआरटी कह रहा है कि पहली मिट्टी कौन सी होती है, बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी जो होती है उसका आकार क्या होगा, बोलो, बड़ा होगा। उसका आकार क्या होगा, बोलो, बड़ा होगा। दूसरी मिट्टी कौन सी होती है, बोलो, दूसरी मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी या क्ले मिट्टी, इसका आकार क्या होता है, छोटी। जब दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या बन गया, एक अलग मिट्टी, जिसको हम क्या कहते हैं, दोमट मिट्टी कहते हैं। चलो अब देखो, जो मैंने कहा है और एनसीईआरटी ने कहा है, उसमें क्या अंतर है, क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। अब अच्छे तरीके से मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, अब समझो। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न साइज के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह कौन सी मिट्टी हुई, बलुई, सैंडी सॉइल। ठीक। यदि बारीक सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है तो वो कौन सी मिट्टी है, मृणमय या चिकनी। क्लियर। और यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग क्या हो, समान हो, बड़े और छोटों दोनों की मात्रा क्या हो, समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं दुमटी मृदा या दोमट मृदा कहते हैं। ठीक है। तो मृदा का वर्गीकरण इस क्लास 7th में 3 मृदाओं में किया गया है, बलुई, दोमट और मृणमय के रूप में किया गया है। इतनी बातें आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब इनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। कुछ पौधे जो होते हैं वो बलुई में उगते हैं, कुछ होते हैं दोमट में उगते हैं। ठीक है। तो अब इनकी बातों को थोड़ा सा समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ में आ गया। मृदा के कणों का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच में काफी रिक्त स्थान होता है। ये स्थान वायु से भरे होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बलुई मिट्टी क्या होती है, सुवातित होती है। सुवातित का मतलब क्या होता है, बलुई मिट्टी, देखो बलुई मिट्टी आकार क्या है, बड़े हैं। अब बड़े हैं तो जाहिर सी बात है यहां पे खूब वायु आकर भर गई है, तो वायु बहुत ज्यादा पाई जाती है किसमें, बलुई मिट्टी में। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है, अतः बलुई मृदा हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। हल्की भी होती है, वायु से भरपूर होती है, और पानी भी क्या होती है, आराम से निकल जाता है, टिकता नहीं है, याद रखना, टिकता नहीं है, आराम से निकल जाता है। इसी वजह से क्या होता है, शुष्क होता है। तो ये हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। 3 कैरेक्टर आपको समझ लेना है। 3 कैरेक्टर आपने समझ लिया कि जो बलुई मिट्टी होती है वो हल्की होती है और सुवातित यानी कि वायु से भरपूर होती है, और तीसरी बात याद रखना है कि यह शुष्क होती है। बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरा कैरेक्टर किसके विषय में दिया गया है, चिकनी मिट्टी के विषय में। चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। चिकनी मिट्टी के कण क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं, तो वायु जाहिर सी बात है इसकी अपेक्षा कम होगा। देखिए सूक्ष्म बहुत छोटे कण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है, अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है।
बात समझे कि नहीं समझे? ये भारी क्यों होती है इसकी अपेक्षा? क्योंकि इसमें जल क्या होता है, पानी अधिक होता है। भाई सूक्ष्म स्थान है, अब सूक्ष्म स्थान है तो पानी यहीं पे आके क्या होता है, रुक जाता है। पानी क्या होता है कि रुक जाता है। बात समझ में आ गई होगी अब आपको अच्छे तरीके से। तो जल अधिक होता है, हवा या ऑक्सीजन, या हवा ना कह के मैं वायु कहूं तो वायु की मात्रा कम रहती है इसमें, क्योंकि इसका आकार छोटा छोटा है। आपको समझ में आ रहा है ना मेरी बात? समझ में आ रही होगी खूब अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके छोटे छोटे चीजें जो होती है ना, ये क्या करता है, जल को रोक लेता है। कौन? चिकनी मिट्टी। और ये के बड़े बड़े कण जो होते हैं वो पानी आराम से निकल जाता है। तो पानी को रोकता है, जल धारण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है, ठीक है। सुवातित कैसे होता है? सुवातित का मतलब है बड़े बड़े, समझो भाई मेरी बात को, अगर कहीं भी बड़ा आकार चीजें हैं तो इसमें ऑक्सीजन आराम से एंट्री कर सकता है कि नहीं कर सकता? अगर बड़ा दरवाजा है तो आप आराम से एंट्री कर सकते हैं, छोटा दरवाजा है, अभी मैं आपसे कह दूं कि ये बताओ अपने घर के झरोखे से बाहर जाओ तो जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते हो, क्योंकि एंट्री गेट जो है छोटा है। दरवाजे से जो है आप आराम से निकल जाते हो। तो वही चीज यहां पे कहा जा रहा है। तो जब बड़ा आकार रहेगा तो वायु क्या होगी, वायु जो है आराम से जाएगी, सुवातित हो जाएगा। सिंपल सी लॉजिक है। चलो, तो बलुई मिट्टी क्या होती है? बलुई मिट्टी जो होती है इसकी अपेक्षा क्या होती है, भारी होती है। तो ये हो गई भारी, और ये हो गई कैसी, हल्की। ये कैसी हो गई, हल्की, ठीक है। अच्छा, पादपों को उगने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट है, यानी कि दोमट मृदा क्या होती है, सबसे अच्छी होती है। याद रखना, पौधों के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है? दोमट होती है। दोमट मृदा में बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होता है। अब यहां पर गाद क्या होता है ये अभी समझना शेष है। गाद क्या होता है इसको मैं समझाऊंगा। लिखा गया है कि गाद नदी तलों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का अमाप बालू और चिकनी मिट्टी के अमापों के बीच का होता है। दोमटी मृदा में भी ह्यूमस होता है। इस प्रकार की मृदा पादपों के वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण करती हैं। अब गाद क्या होता है इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अभी आगे आएगा भी, वहीं पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं गाद क्या होता है। बस इतनी बात याद रखना कि दोमट मृदा जो होती है वो पौधों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, और दोमट मृदा में ही गाद जो होते हैं भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। भरपूर मात्रा में गाद पाए जाते हैं। चलिए अब यहां पे चीजों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मृदा और फसलें, अलग अलग मृदाओं में अलग अलग फसलें पाई जाती हैं, ठीक है। अलग अलग मृदाओं में अलग अलग फसलें पाई जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में जो होती हैं मृडमय मृदा यानी कि चिकनी मिट्टी, कुछ में दोमट मृदा और कुछ में बलुई मिट्टी पाई जाती हैं। और इसी के आधार पर क्या होता है, फसलें भी जो होती हैं अलग अलग प्रकार का उत्पादन होता है। अब ध्यान से एक एक चीजें समझते चलिएगा। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायु कारक हैं जो मृदा परिच्छेदिका को भी प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है वर्षा, तापमान, जलवाष्प, वायु, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये मृदा की संरचना में परिवर्तन लाने में क्या होते हैं, कारगर होते हैं। अब यहां पर लिखा गया है, यही कारण है कि जलवायु कारक तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति और फसलों के किस्मों का निर्धारण करते हैं। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश वाले चाहें कि हम केसर को उगा ले तो क्या हम उगा सकते हैं? अगर हम चाहें केसर को उगा लें तो उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते हैं। और अगर वो कश्मीर में रहने वाले व्यक्ति सोचें आलू उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते हैं। गेहूं उगा ले? नहीं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप चले जाएं कभी हिमाचल प्रदेश या आप ऊपर जम्मू कश्मीर में, तो वहां पे गेहूं और चावल उनको अगर मिल गया 2 बोरिया तो समझ लो उनको, इनके लिए अमृत मिल गया है। अब हम सेब थोड़ी ना उगा सकते हैं भाई। अलग अलग जगह का जलवायु परिस्थितियां जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो अलग अलग प्रकार की जलवायु परिस्थितियों की वजह से, अलग अलग प्रकार की मृदा की वजह से अलग अलग प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं। इसी को हमने पिछले चैप्टर में एडॉप्टेशन के नाम से जाना था, यदि आप जानते हो। एडॉप्टेशन पौधों में भी होता है।
हर एक पौधे जो होते हैं हर जगह पे जिंदा नहीं रह सकते या सरवाइव नहीं कर सकते हैं। जैसे सेब के लिए ठंडी जलवायु ही चाहिए, केसर के लिए ठंडी जलवायु ही चाहिए, ठीक उसी प्रकार से ऐसी स्थितियां बनती हैं। अब ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। मृणमय और दुमटी मृदा दोनों ही गेहूं, पॉइंट नंबर 1 याद रखना, जो चिकनी मिट्टी होती है और जो दुमटी मिट्टी होती है, ये दोनों गेहूं और चने के लिए बेहतरीन होती है। सवाल आपसे बनेगा कि गेहूं और चना जिसको आप कहते हैं, गेहूं और चना जो होता है, याद रखना ये किस मिट्टी में होती है? तो गेहूं और चना जो होती है ये चिकनी और दोमट मृदा में होती है। ठीक है, ऐसी मृदा जो जल धारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, अब समझो, धान के लिए यानी कि धान को अगर उगाना है तो उसके लिए मृतिका यानी कि चिकनी मिट्टी एवं जैव पदार्थ से समृद्ध अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। क्योंकि धान को क्या चाहिए? धान को चाहिए बढ़िया पानी। और पानी कहां पर इकट्ठा होता है? किस मिट्टी में आपने पढ़ा है? चिकनी मिट्टी में ना। बालू में रहेगा तो पानी निकल जाएगा। तो चिकनी मिट्टी में क्या होता है? वो जल को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। इसी वजह से धान को चाहिए पानी, और पानी किस मिट्टी में रह सकता है? चिकनी में। इसी वजह से हमें चिकनी मिट्टी में ही धान को उगाना चाहिए। तो वही कह रहा है कि चिकनी मिट्टी, मृतिका में ही धान की फसल को क्या कर सकते हैं? उत्पादन हो सकती है। ठीक है, अब ध्यान समझना, यहां पे मसूर और अन्य दालें जो होती हैं, दालों के लिए दुमटी मृदा चाहिए। पॉइंट नंबर 1 याद रखना, ये 1 2 3 तीन फसलें बताया गया यहां पे। पहली बात कि गेहूं और चना किस में होगा? तो गेहूं और चना जो है चिकनी मिट्टी में और दोमटी मृदा में होगा। और धान सबसे बढ़िया किस में होगा? चिकनी मिट्टी में। लेकिन याद रखना, मसूर या फिर कोई भी दाल हो, कोई भी दलहनी फसल हो, तो उसमें दोमटी मृदा चाहिए, दोमट मृदा चाहिए। वहां पर दाल बहुत अच्छे तरीके से होता है। इसमें क्या होता है? जिनमें जल की निकासी आसानी से हो सकता है, जल आसानी से क्या हो सकता है? निकल सकता है। तो ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन सी मृदा में कौन सी चीजें चाहिए। ठीक है, अब यहां पे मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। कपास के लिए बलुई दोमट अथवा दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है। अब यहां पे मैं एक डिस्क्लेमर डालता हूं। डिस्क्लेमर क्या है समझो पहले, कि ये जो कपास होता है, कपास के लिए प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा है कि कपास के लिए मिट्टी में भी एक मिट्टी आती है जिसको आप बोलते हैं काली मिट्टी। क से कपास और क से काली पढ़ाया ना। क से कपास, क से क्या होती है? काली। क से कपास और क से क्या होता है? काली। तो कपास किस मृदा में होता है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी में, याद रखना। अभी आगे चलकर मैं बताऊंगा कि इन मिट्टियों का भी अलग अलग प्रकार का विभाजन हुआ है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइल मिट्टी, वो आगे एडवांस लेवल पे आप पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझना कि बलुई दोमट अथवा दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है। लेकिन अभी तक आप में जितनी भी बार एडवांस लेवल पे सवाल बना है, हमेशा और हमेशा उत्तर किसको दिया गया है? काली मिट्टी को। तो इस वजह से एनसीईआरटी क्लास 7th की इस लाइन को आप काट दीजिएगा। आप अपने एडवांस लेवल पे याद रखना कि कपास जो होता है वो काली मिट्टी में क्या होती है? उपजती है। क्योंकि अभी तक जितनी भी बार सवाल पूछा गया है वो काली मिट्टी को लेकर के पूछा गया है। ठीक है, अब यहां पर गेहूं जैसी फसलें महीन मृणमय मृदा में उगाई जाती है, वो पीछे ही लिखा गया है, क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध होती हैं, अत्यंत उर्वर होती हैं। आपने शिक्षक माता पिता अपने क्षेत्रों के किसान के यहाँ मृदा के प्रकारों और या अन्य चीजों को समझा होगा। अब यहां पर मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं आ रहा हूं इस पर, एक ध्यान से मेरी बात समझना। एक टॉपिक आता है जब आप एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं, यहीं पे चीजों को समझ लीजिए, और वो टॉपिक है सॉइल हेल्थ, यानी कि मृदा का स्वास्थ्य। मृदा का स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता रहता है। सॉइल हेल्थ भी क्या होता है? ध्यान से समझना। मृदा हेल्थ के विषय में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं सॉइल हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं सॉइल हेल्थ के विषय में बात कर रहा हूं। ये सॉइल हेल्थ क्या होता है समझिएगा। इस टॉपिक को मैं जानबूझ करके ऐड कर रहा हूं क्योंकि यही समय पढ़ने के लिए सबसे एप्रोप्रिएट है। मिट्टी
का स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता रहता है। जैसे हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ होता है वैसे मिट्टियों का स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता रहता है। कैसे स्वास्थ्य गड़बड़ होता रहता है इसको समझने का प्रयास करिएगा। हम अपनी मिट्टियों से ये पूछते नहीं है कि तुम्हारी तबीयत खराब है कि नहीं खराब है, और अधिक उत्पादन के चक्कर में हम मिट्टियों में खूब झोंक देते हैं क्या, यूरिया 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 या यानी पीके जिसको आप कहते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम जिसको आप कहते हैं, एनपीके खूब झोंक देते हैं उसमें। या फिर पेस्टिसाइड 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 किसे कहते हैं? पेस्टिसाइड का मतलब होता है जो जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है या जो पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया या वायरस से सुरक्षा करता है, जो सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। आपने देखा होगा बैगन आप उगा रहे हैं, टमाटर उगा रहे हैं, मार केमिकल उस पर छिड़क रहे हैं। एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो हरी सब्जी आप खा रहे हैं वो हरी सब्जी अत्यंत विषैला है, लेकिन आदमी मरता ना तो क्या करता, क्या करे, कुछ न कुछ तो खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए। अब जिंदा रहना है तो हम क्या करते हैं, हरी सब्जी के नाम पे लाते हैं, लेकिन वो हरी सब्जी का उत्पादन कैसे हुआ है? खूब जबरदस्त तरीके से उसमें यूरिया और विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड का उपयोग किया गया है। और जिसकी वजह से होता क्या है, देखो होता यह है कि ये हमारी मिट्टी है, इसकी तबीयत खराब नहीं है, स्वस्थ है, लेकिन आपने अधिक उत्पादन करने के चक्कर में आपने इसमें यूरिया और पेस्टिसाइड का उपयोग किया। अब इस मिट्टी में जो केचुआ है बेचारा हमारा, केचुआ और जो बैक्टीरिया है और वो जो अभी हमने पादप मूल आपको समझाया था, वो सब के सब क्या हो गए बेचारे, वो तो मारे गए। केचुआ की आपने जान ले लिया, जो आपका मित्र था, मित्र की जान आपने ले लिया। आप समझ करके देखो, आपने मित्र की जान ले लिया, आपने कवक मूल की जान ले लिया, आपने जीवाणु की जान ले लिया। कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा? कौन पोषक पदार्थों को लेकर आएगा? कोई है ऐसा जो लेकर के आएगा? अब धीरे 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 आपकी मिट्टी बंजर होती चली जाएगी और आपको हमेशा अब इसी यूरिया और पेस्टिसाइड पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसी वजह से जितने भी लोग पैसे वाले हैं ना, वो लोग जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती का मतलब है वो अपने खेतों में कभी भी यूरिया और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वही वो पुराने गोबर, राख, यही सब मिट्टी में डाल करके सब्जियों का उत्पादन करते हैं और वही खाते हैं। अजय जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास अपना फार्म हाउस होता है। ये अंबानी जी जितने भी लोग हैं, सलमान या शाहरुख जितने भी आप लोग सुनते हैं ना, ये लोग क्यों अच्छे दिखते हैं? वो इसी वजह से दिखते हैं क्योंकि वो लोग बायोलॉजिकल फार्मिंग करते हैं, वो जो जैविक खेती करते हैं जिसमें पेस्टिसाइड और एनपीके का प्रयोग नहीं होता है, और इससे उनके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या भारत सरकार इसके लिए नहीं कुछ कर रही है? भारत सरकार इसके लिए कर रही है। क्या कर रही है? उसने क्या किया, सॉइल हेल्थ स्कीम निकाला, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम निकाला। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब निकला, इसके विषय में मैं आपको जानकारी बता दूं। इसको कहते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, एक इन्होंने इसका स्कीम निकाला है, सॉइल का हेल्थ कार्ड स्कीम 2015 में। 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम निकाला। किसने? इंडियन गवर्नमेंट ने निकाला। इसने कहा कि भाई बेवकूफों की तरह से यूरिया या फिर किसी भी खाद का उपयोग या पेस्टिसाइड का उपयोग आप अपने खेतों में मत करो। आप मिट्टी को लेकर के आओ, और मिट्टी को लेकर के आओ, और यहां पे जगह जगह पे हर जिले में केंद्र बनाए गए हैं जहां पे आप अपनी मिट्टियों के हेल्थ को जान सकते हैं। मिट्टी लेकर के जाओगे, वो मिट्टी जांच करेगा, और मिट्टी जब जांच करेगा तो वो आपको देगा एक कार्ड। आपको क्या देगा? एक कार्ड देगा। और उस कार्ड में क्या लिखा रहता है, ध्यान दो, उस कार्ड में लिखा रहता है दो चीजें। एक लिखा रहता है कमी, इस मिट्टी में किस किस चीज की कमी है। इसमें लिख देगा भाई नाइट्रोजन की कमी है तो डालो यूरिया। लेकिन अगर कह रहा है कि नहीं नाइट्रोजन की नहीं कमी है, इसमें मैग्नीशियम की कमी है, इसमें मैग्नीशियम की कमी है, तो फिर काहे के लिए यूरिया डाल रहे हो? मतलब है बुखार की और दे रहे हो कैंसर की दवा,
फायदा करेगा? नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो वो कमी एक में दिया रहता है, और दूसरा वो दिया रहता है कि कौन कौन से फसल आपके लिए अच्छे हैं इस मिट्टी में उगाने के लिए, इस मिट्टी में उगाने के लिए। तो जागो ग्राहक जागो, इस बात को समझने की कोशिश करो कि आपको कौन कौन सी फसल इस मृदा में उगानी चाहिए, वो भी बताता है। तो अगर आप अपनी मिट्टियों का ध्यान रखना चाहते हैं तो जरूर से जरूर अपना सॉइल हेल्थ कार्ड जो है जरूर अपना बनवाएं, जरूर अपनी मिट्टियों को चेक करवाइए कि आपकी मिट्टियों में क्या है। नहीं तो आप ऐसे अंधाधुंध प्रयोग करते रहेंगे पेस्टिसाइड और यूरिया का, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, मिट्टी बंजर हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, तो आज के टॉपिक में पहले एक और शब्द समझ लेते हैं, मृदा अपर्दन क्या होता है, सॉइल इरेजन किसे कहते हैं, समझिएगा। जल के द्वारा, पवन के द्वारा अथवा बर्फ के द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह का हटना क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी यहां है, हवा चली, मिट्टी यहां से यहां आ गई, बर्फ के द्वारा या फिर जल के द्वारा किसी तरीके से मिट्टी इधर से उधर चली गई, इसी को कहते हैं विज्ञान की भाषा में मृदा अपर्दन। अपर्दन समझ में आ गया होगा। पादपों की जड़ें मृदा को क्या करती हैं, मजबूती से बांधे रखती हैं, यानी कि पौधों की जड़ें क्या करती हैं, मृदा को पकड़ी रहती हैं। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है, पौधे ही न रहे तो मिट्टी क्या रहेगी, ढीली रहेगी। इससे यह पवन और प्रवाही जल के साथ में क्या होता है, बह जाती है। भाई अगर पेड़ रहता तो जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती, अब पौधा नहीं है तो जड़ को नहीं, जड़ें जो है मिट्टी को नहीं पकड़े रहेंगी। अब हवा पानी आएगा तो उसको लेकर के जाएगा। तो वही चीज लिखा गया है, मृदा का अपर्दन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है जहां की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती है। जहां पे वनस्पति नहीं पाई जाएगी वहां पे सॉइल इरोजन, मृदा अपर्दन ज्यादा होगा। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये पौधा सच में मैं बता रहा हूं, मैं प्लांट का देवी देवता या फिर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों से कहीं ज्यादा जो उपकार हमारे लिए करता है वो वृक्ष करता है, वो प्लांट करता है। याद रखना, हम बहुत ऋणी हैं इस प्लांट के। क्या क्या ये नहीं कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग एक तरफ कर जो है कम कर रहा है, हमारे लिए ऑक्सीजन दे रहा है एक तरफ मृदा अपरदन को रोक रहा है। मतलब जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए आवश्यक है, उन सारी चीजों को कौन करता है, ये प्लांट करता है। लेकिन प्लांट को हम काटते हुए चले जा रहे हैं। तो हमें इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। हम एक बुद्धिजीवी वर्ग हैं तो निश्चित रूप से हमें इस पर बात करनी चाहिए, इस पर बहस करनी चाहिए। तो आज के चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, मृण्मय। मृण्मय का मतलब होता है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी क्या होती है, जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है और बलुई मिट्टी से ज्यादा। मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं और एक एक चीजें देखो दिमाग में आपको याद हुआ कि नहीं, आपको याद हुआ कि नहीं, मेरे साथ साथ अपने दिमाग को थोड़ा सा प्रेशराइज करते चलो। मृण्मय का मतलब होता है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी के कणों का आकार बालू की मिट्टी से अधिक होती है और इसमें जल धारण करने की क्षमता क्या होती, अधिक होती है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। पॉइंट नंबर 1। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस मिट्टी का वह हिस्सा होता है जो पौधों को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, याद रखना। दोमटी मिट्टी मैंने आपको बताया कि जब चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी मिलती है तो दोमट मिट्टी बनती है और दोमट मिट्टी पौधों के लिए सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है ना। अंतःस्रवण छोड़ देंगे। आर्द्रता, वायु में नमी, याद रखना वायु में नमी। बलुई मिट्टी कणों का आकार बड़ा होता है, कणों का आकार बड़ा होता है और मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि बलुई मिट्टी जो होती है इसमें वायु भरपूर मात्रा में पाई जाती है। जल धारण करने की क्षमता जो होती है वो चिकनी मिट्टी में अधिक होती है। संस्तर स्थितियां, संस्तर स्थितियों का मतलब क्या होता है, वही मृदा की परिच्छेदिका यानी कि सॉइल, जो होराइजन मैंने बताया ए बी सी और आधार सेल, वो यहां पर लिखा गया है। मैंने बताया है ए में पौधे, जीव जंतु और पोषक पदार्थ पाए जाते हैं
और बी में खनिज तत्व पाए जाते हैं, सी में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और आधार सेल चट्टानी होता है। अपर्दन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे मिट्टी का जाना। अब वो बर्फ के द्वारा या पवन के द्वारा या जल के द्वारा जा सकता है। मृतिका का मतलब हमने आपको बताया ही है। अब यहां पर एक चीज और समझने का प्रयास करिएगा, क्या क्या आज की क्लास में आपने सीखा है देख लीजिए। मिट्टी पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। किसी स्थान की मृदा परिच्छेदिका, वहां की मृदा की विभिन्न परतों का परिच्छेद होते हैं, ये परतें संस्तर स्थिति कहलाती हैं। यानी कि मिट्टी को आप क्या करो, मिट्टी को आप काट दीजिए तो यही जो परिच्छेद ये जो लेयर बना है, ये लेयर बना है, इसी लेयर को हम क्या कहते हैं, संस्तर स्थिति या होराइजन कहते हैं विज्ञान की भाषा में। मृदा विभिन्न प्रकार की होती हैं, एक होती है मृणमय, दुमटी और बलुई। बलुई और मृणमय यानी कि चिकनी मिट्टी के मिलने से क्या बनती है, दोमट मिट्टी बनती है। विभिन्न प्रकार की मृदा में जल अंतःस्रवण भिन्न भिन्न होता है। यह दर जो होता है बलुई मिट्टी में सबसे अधिक और मृणमय मृदा में सबसे कम होती है। इसके बाद मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है। चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी गेहूं, चना और धान के उगाने के लिए सबसे अच्छी होती है। कपास को बलुई दोमट मृदा में उगाया जाता है, लेकिन आप इस प्रश्न का उत्तर हमेशा काली मृदा देंगे, काली मिट्टी देंगे। मृदा अपने में जल को रोके रखती है, जिससे मृदा आर्द्रता, मृदा नमी कहते हैं। मृदा की जल को रोके रखने की जो क्षमता या जल धारण करने की क्षमता होती है, विभिन्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है। चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तन, खिलौने और मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि ये जो बर्तन बनाए जाते हैं मिट्टी के, ये जो मूर्तियां बनाई जाती हैं मिट्टी की, याद रख लेना ये सब के सब जो होते हैं ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, चिकनी मिट्टियों के बनाए जाते हैं। तो आशा करूंगा आज मृदा का चैप्टर समाप्त हुआ। आप में से बहुत ढेर सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर ये कौन सी एनसीईआरटी है, क्योंकि नई वाली एनसीईआरटी में ये चीजें नहीं मिल रही हैं। तो आप सभी लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी से मैंने लिया है। नई वाली एनसीईआरटी के टॉपिक को भी मैं कवर कर रहा हूं, उसके लिए परेशान नहीं होना है। मैं पूरा का पूरा कंप्लीट अप्रोच आपके लिए लेकर चल रहा हूं। तो आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप, मैं फिर से कह रहा हूं कि होने से मुझको ऊर्जा मिलती है, मुझको बल मिलता है, और मैं इस क्लास को संचालित कर पाने में वो मुझको बहुत जरूरी है। इस वजह से आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचे या ना पहुंचे, डेली अपने टेलीग्राम चैनल को 6 बजे चेक कर लिया करिए। ये 6 PM का जो टाइम है वो एनके सर के लिए आप रिजर्व कर दीजिए। आप एनके सर के लिए रिजर्व कर दीजिए, आप एनसीईआरटी के लिए रिजर्व कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि, हालांकि आपने देखा होगा 15-16 दिन से मैं कंटिन्यू क्लास को कंटिन्यू में 1 by 1, संडे की भी मैंने छुट्टी नहीं लिया है, रविवार की भी मैंने छुट्टी नहीं लिया है, प्रत्येक दिन मैं आपके लिए खड़ा हूं यहां पर, ठीक है। तो आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी मेरे साथ में उसी ईमानदारी के साथ में, उसी मेहनत के साथ में, उसी डेडिकेशन के साथ में आप मेरे साथ में काम करिए। बिना मेहनत किए कुछ भी होने वाला नहीं है। अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करिए, है ना, सोच को अपने थोड़ा सा बड़ा करिए, क्योंकि घुटने की चोट और छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। तो अपने सोच को अगर आपने बड़ा किया है और वास्तव में आपके जीवन का कोई उद्देश्य है, आप केवल इसलिए नहीं पैदा हुए हैं कि हम आएंगे और बस जिएंगे और चले जाएंगे। अगर वास्तव में आपके जीवन का कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है, और उसको पाने के लिए किसी भी प्रकार से आप किसी भी हद तक जाने के लिए अगर आपके अंदर महत्वाकांक्षा है, अगर आप एम्बिशियस हैं, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, तो आपका स्वागत है मेरे साथ में चलिए। मैं रोज रोज ये सारी बातें नहीं करूंगा, लेकिन आप सभी को मैं फिर से कह रहा हूं कि एक सही तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। आप पढ़ते हो तो क्यों ना सही ढंग से पढ़ो यार, क्यों ना सही ढंग से पढ़ो। मैं मिट्टी में वही तो मैं समझा रहा हूं कि बीमारी कुछ और है और दवा कुछ और दिया जा रहा है। आप असफल क्यों हो रहे हैं, आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो सोचो, और जब सोचोगे ईमानदारी से, मैं तो आप सभी लोगों से मैं ये कहता हूं कि आपके जहन में केवल एक नाम आएगा, और वो नाम आएगा कि एनसीईआरटी। कि एनसीईआरटी को हमने मिस किया है, एनसीईआरटी को हमने सही ढंग से पढ़ा नहीं है। एनसीईआरटी को अगर आपने सही ढंग से कवर कर लिया तो विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी अगर आपने कवर कर लिया
तो निश्चित रूप से सफलता आपकी तय है। तो चलिए फिर से आप सभी लोगों से मैं कनेक्ट होऊंगा कल शाम 6 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय।